गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के प्रयास से मां डबर सैनी को पर्यटक स्थल के रूप में किया गया शामिल। इसके विकास को लेकर ग्रामीणों ने 26 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। कॉलेज ऑफ एजुकेशन में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में किया गया संगोष्ठी का आयोजन, जिसमें जापान के प्रवक्ता हुए शरीक। और नए साल के आगमन में पर्यटक स्थल वाटरफॉल में रही सैलानियों की भीड़। बिहार, बंगाल और झारखंड से आए सपरिवार पिकनिक मनाने सैलानी। बिरनी प्रखंड में दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ द्वारा काफी प्रयास से मां डबर सैनी शक्ति पीठ को सरकार के विकास और पर्यटक क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराया था, जिससे राज्य पर्यटक स्थल के रूप में शामिल हो गया। विभाग के द्वारा मां डबर सैनी विकास संबंधी स्वरूप बनाकर पदाधिकारियों द्वारा जिला और प्रदेश में पर्यटक विभाग को भेज दिया गया है, जिससे लोगों में काफी खुशी है। उसी को लेकर आज मां डबर सैनी शक्ति पीठ के अगल बगल गांव से सैकड़ों की संख्या में एक सोसाइटी गठन करने के लिए लोग जमा हुए। शक्ति पीठ विकास समिति का गठन हो जाने से यहां के यात्रियों और पर्यटक प्रेमियों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगा। साथ ही पर्यटक क्षेत्र को विकास करने में सहयोगी बनेंगे। साथ ही 26 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्व समिति से सुंदर प्रसाद, अध्यक्ष दयानंद राम, उपाध्यक्ष बबीता देवी। मां डबर सैनी शक्तिपीठ, जिसकी पहचान बहुत प्राचीन काल से है, ये गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के डबर सैनी चौक के नज़दीक है, कोई 100-200 मीटर की दूरी पर। डबर सैनी मां की पूजा यहाँ प्रति सप्ताह 3 दिन किया जाता है। 3 दिन भक्तों का आना जाना रहता है। यहाँ अंतर जिला अंतर राज्य भक्तगण आते हैं और पूजा अर्चना कर मनोवांछित फल पाते हैं। यहाँ की महत्ता रही है कि यहाँ जो भी लोग आए हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हुई है, लेकिन इनकी महत्ता रही कि यहाँ के लोगों ने इस एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने के लिए विचार किया और उसका कार्य संपन्न किया। यहाँ जो अभी फिलहाल नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, इस समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सुरेंद्र वर्मा जी, उन्होंने अपने हाथों से आगे बढ़ करके सरकार से पर्यटन स्थल के रूप में स्वीकृत करवाया है। आने वाले दिन में यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था होगी, यहाँ का नाम चारों ओर फैलेगा और हम उसमें पूर्ण सहयोग देंगे। यहाँ के लोग भी पूरा उत्साहित हैं। ये इस समय में सभी लोग खुश हैं कि नए साल के आगमन के साथ ही पर्यटक स्थल वाटरफॉल में सैलानियों की काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। बिहार, बंगाल एवं झारखंड के सभी जगह से लोग पूरे परिवार के साथ यहां पिकनिक मनाने आते हैं। गिरिडीह मुफस्सिल पुलिस भी पर्यटकों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं एवं उप विकास समिति भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा कर रहे हैं। समिति अध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन भी जायजा लेने वाटरफॉल पहुंचे और कहा कि सैलानियों को यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही यहां रहना ठीक है। विगत वर्ष के भांति इस वर्ष भी नए वर्ष के उपलक्ष्य पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल वाटरफॉल में युवा विकास समिति का सदस्य प्रशासन के सहयोग से वहां के भयमुक्त माहौल बनाने के लिए मुस्तैद रहेगा और समिति के तमाम सदस्य चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे ताकि पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इस बार तैयारी की है कि कोई भी असामाजिक तत्व उस तरह का हो
तो उसको सचेत होकर के रहना पड़ेगा। और तमाम पर्यटकों से अपील है कि आप लोग बेखौफ होकर के इस पर्यटन स्थल का मजा लें और आए पूरा परिवार के सहित। और इस पर्यटन क्षेत्र में घूमने का समय सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही है। आप लोग से अपील है कि समय पर अपना एंजॉय करें और यहाँ से निकलने का प्रयास करें। शुक्रवार को के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगाबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय जापान में रोजगार के अवसर था, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में जापान के तकाशी सुजुकी एवं जापान के ही मिस साकी कुरुतानी ने भाग लिया। इन सब का सहयोग दीपक सान ने किया, जो जापानी कंपनी के सहायक हैं। यह कार्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित किया गया था। प्रमुख वक्ता तकाशी सुजुकी ने कहा कि यहाँ के छात्र प्रतिभावान हैं। जापान में इसके लिए सभी प्रकार के अवसर हैं, जिसमें मैं हर संभव मदद और प्रयास करूंगी। इन्होंने पीपीटी के माध्यम से वहां के संभावनाओं को दिखाया और बतलाया। इस मौके पर महाविद्यालय के वाइस चेयरमैन शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहाँ के छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी जापान में विभिन्न रोजगार के अवसर हैं। और इसी क्रम में मैं जापान के प्रमुख वक्ताओं का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय में आकर मान बढ़ाया और उन्होंने सभी का अभिवादन किया। सचिव रणविजय शंकर ने जापान के प्रवक्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि इनका हमारे महाविद्यालय में आगमन हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस मौके पर मुख्य रूप से महाविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर पवन सुमन, प्रोफेसर शंकर सिंह, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा, मदन कुमार पांडे, रतन सिन्हा, प्रकाश कुमार, विक्रम, नारायण, रागिनी, राकेश तथा बीएड एवं डीएलएड के प्रशिक्षु उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि भारत और जापान के बीच में जो आपसी जो भी ट्रेड चल रहा है उसको और कैसे बढ़ाया जाए। जिट्रो संस्था है जो जापान का एक्सटर्नल ट्रेड को देखती है, जो इनका मुख्य प्रयास है कि बड़ी बड़ी कंपनियां तो भारत में बहुत सारी काम कर ही रही हैं, छोटी छोटी कंपनियों को भी अवसर देना। और उसमें जैसे अभी मेरे ये दीपक जी हैं, ये बहुत दिन से काम जेट्रो में किए, अभी इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो इनका भी एक अनुभव काम आ रहा है ताकि वो छोटे जगहों पे भी जापानी जेट्रो आए और जो डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स में काम करे, साथ में मिलकर काम करें और भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जा सके। आज का जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाविद्यालय के द्वारा, यह कार्यक्रम सारे प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के लिए यह आयोजित की गई थी। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि शिक्षा के अलावे कि वह अपने स्किल डेवलपमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। वह हमारे देश के अलावे अगर वह दूसरे देशों में जाना चाहे तो वहाँ जाने के लिए उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और उसको कैसे वो अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और एक बेहतर अवसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सीखना जो कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है। हम दूसरे देशों की शिक्षा से क्या सीख सकते हैं, क्या हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है और दूसरे देशों की शिक्षा में यहाँ से क्या देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारा महाविद्यालय हमेशा कार्यरत रहा है और भविष्य में ये आशा की जाती है कि हमारे यहाँ के बच्चे इंटर्नशिप के लिए वह दूसरे देशों में जाएं, वहाँ के स्कूलों में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखें और भविष्य में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हों। जिला क्षत्रिय मिलन समारोह का आयोजन सुभाष पब्लिक स्कूल में संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ वीर कुंवर सिंह एवं परमहंस सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के विधायक चेतन आनंद ने कहा कि क्षत्रिय समाज को पूर्व की भांति एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।
जिसमें किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी सहायता समाज के द्वारा किया जाना चाहिए। हम लोगों का पटना का कार्यक्रम जो है वो सिंह अर्चना रैली होने वाली है। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पे हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष ललन सिंह, महासचिव सूर्यदेव सिंह, सर्वेश सिंह एवं अन्य प्रदेश के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ललन सिंह ने जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को गिरिडीह जिला के अध्यक्ष का पत्र सौंपा। इस कार्यक्रम में गिरिडीह जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की तरफ से प्रदेश कार्यकारिणी एवं विधायक को पगड़ी एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज के 25 गार्जियन स्वरूप बुजुर्ग व्यक्तियों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोविंद सिंह, सीपी सिंह, शिवाजी सिंह, विनोद सिंह, कृष्णा सिंह, सचिदानंद सिंह, दशरथ सिंह, इंद्रदेव सिंह आदि ने भाग लिया। आए विधायक सेवर के लवली आनंद के बेटे और हमारे आनंद मोहन के सुपुत्र, वो हम लोग के यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि के रूप में आए। और हम लोग के हर एक साल की बात है, इस साल भी जो है यहाँ पर हम लोग वनभोज का आयोजन करते हैं सुभाष पब्लिक स्कूल में। और हमने घोषणा किया है कि यहाँ पर क्षत्रिय कल्याण समाज का धर्मशाला जो 10 कट्टे में स्कूल के बगल में हमने ज़मीन दिया है, और स्कूल के मेन गेट के बगल में हमने ऑफिस बनाने का 2 कट्टा ज़मीन दिया है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द धर्मशाला बने क्षत्रिय कल्याण समाज का, और उसमें सभी लोगों को इससे लाभ उठाए। ये साल अंतिम पड़ाव पर है, इस वर्ष को आप किस रूप में मानते हैं? देखिए, ये साल एक तरह से अगर हम कहें तो मिश्रित रूप में इसको देखा जा सकता है। एक इसका पार्ट है जब कोविड के त्रासदी के रूप में हम लोगों ने इसको महसूस किया, पूरे दुनिया ने इसको महसूस किया, और कोविड के संक्रमण के कारण पूरे विश्व को इसका नुकसान उठाना पड़ा। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन हम इस बात के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके टीम को साधुवाद देना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके दूरदर्शिता, सूझबूझ के कारण ये जो प्राकृतिक आपदा था उससे भारत ने जम करके मुकाबला किया। बल्कि दुनिया के कई बड़े मुल्क जिसको हम लोग विकसित देश कहते हैं, उन्हें उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी और सारी व्यवस्था एक तरह से ध्वस्त हो गई। वैसे में भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा और कोविड का सामना किया। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, उस वजह से देश को भी कुछ न कुछ परेशानी हुई। कोविड के कारण स्वास्थ्य पर आदमी का प्रतिकूल असर पड़ा, कई लोगों की जानें गई, छात्रों को उनके अध्ययन में भी असुविधा हुई, परेशानी का सामना करना पड़ा, व्यापार जगत को नुकसान हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के भारत ने इसका मुकाबला बड़े मुस्तैदी से किया है, और उसी दूरदर्शिता के कारण भारत इतने बड़े त्रासदी को इस सहजता से झेल लिया है। इसमें देश की जो सरकार है और उसके जो अगुआ हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम उनका बड़ा योगदान मानते हैं कि उसके वजह से देश आज बड़े ही मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा। अब ये जो व्यवस्था थी, इसके वजह से भले जो परेशानी हुई, लेकिन अब उम्मीद करते हैं और प्रभु से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो आने वाला वर्ष है, कल से जो नए साल की शुरुआत होगी, उसमें ईश्वर अब ऐसा लोगों को सामना करने का मौका नहीं दें। सरकार के कामकाज किस रूप में लेते हैं आप? सरकार, अगर राज्य सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि ये सरकार अभी 2 साल में जश्न मनाई है, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। हम अगर कहें कि बयान बहादुर है ये सरकार, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सरकार ने लगातार नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को, वृद्धों को, सभी को धोखा दिया है, छलावा किया है। अगर पलट करके उनके घोषणा पत्र को देखें तो कोई घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ। अभी 2 साल बेमिसाल करके उन लोगों ने जश्न मनाया,
लेकिन अगर हम देखें तो जो पूर्व की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने जो अच्छे काम शुरू किए थे, महिलाओं के लिए 1 रुपये में रजिस्ट्री स्टार्ट किया था, उसको बंद कर दिया है सरकार ने। जो नौजवान हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनके साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ है, वो जेपीएससी का परीक्षा सामने है कि किस तरह से कदाचार हुआ है। स्वास्थ्य का वही हाल है, सड़कें बनी नहीं, जो काम पहले हुआ उसका मरम्मत नहीं कर पा रही सरकार, कोई नई योजना लेने की स्थिति में नहीं। तो बाकी सारी चीजें तो उसी तरह से, इसलिए हम ये मानते हैं कि 2 साल में सरकार फेल रही है हर मोर्चे पर, और लोगों को निराशा ही हाथ लगा है। बातें चाहे वो जो कर ले, लेकिन जमीन की सच्चाई सब कुछ बयां कर रही है कि सरकार कुछ नहीं कर सकी है। निराशा है लोगों को और बड़ी नाराजगी है लोगों को सरकार से। आने वाला वर्ष में आपका क्या संघर्ष? नहीं, हमारा तो सीधा सीधी संकल्प है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, इसी मार्गदर्शक से हम लोग भी काम करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो नेतृत्व तय करता है उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सारी बातें लोगों के सामने आ रही है, और हम मानते हैं कि एक दिन भी इस सरकार का यहाँ बना रहना मुश्किल है। इस राज्य का अगर कल्याण होना है तो वो बाबूलाल मरांडी के हाथों हो सकता है, जिनके पास विजन है, नीयत है और नीति है। उनके 28 महीने का कार्यकाल झारखंड का एक लैंडमार्क है। आज भी लोग उसको याद करते हैं, उनके फॉर्मूला को याद करते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नीति की जो सरकार रही है उसने भी उस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल लूट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, जहां ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन जाए और उद्योग बंद हो जाए, वैसे राज्य में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग ये मानते हैं कि ये विश्वास है, ये एक उम्मीद है कि आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य का विकास होगा और राज्य अगले पायदान पर होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से बीते साल जो रहा, प्रभु से यही आराधना है कि अगले वर्ष खुशियों का वर्ष हो, खुशहाली का वर्ष हो, उत्साह का वर्ष हो, रोजगार का वर्ष हो, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सारे लोग स्वस्थ रहें। और जो नया वर्ष है 2022, वो सारे लोगों के लिए मंगलकारी हो। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवरी प्रखंड के भेलवाघाटी पंचायत में मनरेगा योजना से जेसीबी मशीन से कार्य कराने का मामला प्रकाश में आया है। मनरेगा योजना में मजदूरों से नहीं काम कराया जाता है। इस पंचायत में सभी योजनाओं में जेसीबी से ही काम कराकर बिचौलिया वर्ग मजदूरों को गुमराह कर राशि का निकासी कर लेता है। ये कार्य कराने में बिचौलिया वर्गों का लंबी फहरिस्त है। बिचौलिया वर्ग इतना शातिर है कि रात लगभग 11 बजे से 12 बजे के करीब मशीन लगाकर और सुबह होते होते मशीन कार्य को स्थल से हटा लिया जाता है। मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन से कार्य कराने की इस पंचायत में कोई नया मामला नहीं है। यह मशीन से कार्य कराना आज भी बदस्तूर जारी है। जरूरत है सरकार के नुमाइंदों को इस मामले की जांच कर दोषी जनप्रतिनिधियों और मनरेगा कर्मी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाए। कपकपाती ठंड एवं शीतलहरी को देखते हुए वार्ड नंबर 7 में असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच अधिवक्ता प्रमोद सिंह आवास के पास भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं उनकी पूरी टीम समीर दीप, सुमित सिन्हा, प्रकाश दास, डब्लू यादव आदि लोग ने कंबल का वितरण किया। प्रोफेसर विनीता कुमारी लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण कर रही है और आगे भी इस तरह लोगों के लिए सेवा कार्य करती रहूंगी। हमारा प्रयास है इस तरह का अभियान निरंतर चलता रहेगा। विनीता कुमारी, प्रदेश मंत्री, महिला मोर्चा भाजपा। हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में, अभी चूंकि शीतलहरी का प्रकोप है और देखने को आ रहा है कि बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं
जो इस ठंड में पीड़ित हैं, और इस वजह से हम लोगों ने फिर से एक अभियान चलाया है कि जहाँ भी वैसे ज़रूरतमंद है, जिनको ठंड लग रही है या जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उन लोगों के बीच में हम लोग लगातार कंबल का वितरण कर रहे हैं। और आज भी वार्ड नंबर 7 हम लोग महिलाओं बुजुर्गों के बीच में कंबल का वितरण किया है, और आगे भी हमारा ये अभियान चलता रहेगा। भीषण शीतलहरी में मैडम के द्वारा विभिन्न जगहों में बुजुर्ग, महिला, पुरुष को कंबल बांट रही है, सराहनीय कदम। इसके पहले भी हम लोग ने देखे हैं कि कोरोना काल में घर घर जाके सैनिटाइज करना और सारा सामान देना, ये हमेशा लगे रहते हैं। इतना विश्वास है, मैडम हर काम में आगे रहती है, मेरी शुभकामना हमेशा विश्वास है। इस तरह से ये गरीबों को, बुजुर्गों को इस भीषण ठंड में जिस तरह से कंबल बांट रही है, या पहले कोरोना काल में जो सेवा की है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि इसकी जिंदगी उज्जवल रहे, हमेशा खुश रहे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते हैं अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।